नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। धारा 370 मोदी सरकार ने क्या हटाई, पूरा विपक्ष एकजुट होते हुए उसको दोबारा बहाल करने पे तुल गया। महबूबा मुफ्ती जो कि धमकी दे रही थी कि अगर धारा 370 हटाई तो वहां तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, लोग बौखला गए। ये जो अलगाववादी नेता हैं, इनकी पूरी कोशिश रही कि किस तरह से ये वापस से जो कश्मीर है उसके अंदर धारा 370 को फिर से बहाल कराएं। तो कोई रास्ता तो है नहीं। विपक्ष ने एक सूत्री कार्यक्रम कर रखा है कि जो भी मोदी सरकार फैसले लेगी, भले ही वो संसद के दोनों सदनों में यानी राज्यसभा लोकसभा से पास कराकर कानून की शक्ल दे दें, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इनको लगता है कि इनके पक्ष में फैसला हो जाएगा। और अगर हो या ना हो, देश में एक माहौल तो ये बनाएंगे ही कि मोदी का फैसला गलत है। अब धारा 370 की बात अगर करें तो इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितने मौकों पर ये जो देश का विपक्ष है, ये सरकार के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गया है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा डीवाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए यह कह दिया कि आप केंद्र सरकार के हर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, यह प्रचलन ठीक नहीं है। यह वो टिप्पणी है जिससे पूरे विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। और वो क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि इनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाएंगे, ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील खड़े हो जाएंगे, तो ये सरकार पर सवाल उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे और सरकार को उसी तरह जैसा कि कृषि बिल पर इन्होंने स्टे दिलवा दिया था, हर फैसले को पलटवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता। हालांकि मैं तो इस बात को लेकर भी ऑब्जेक्शन करता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जब सदन के दोनों सदनों से कोई चीज पास हुई हो और कानून बन गया हो, सुप्रीम कोर्ट इनको अटेंड ही क्यों करता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जब लाखों केस पेंडिंग हैं, ऐसे में किसी ऐसे केस की सुनवाई करना जो केंद्र ने दोनों सदनों से बिल बना दिया है, पास कर दिया है, यानी कानून बन गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ही नहीं है तो इनको अटेंड क्यों किया जाता है? कोई कहता है साहब वकीलों की एक लॉबी है, मैं किसी वकील का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वकीलों की एक लॉबी है जिनका यह धंधा बन गया है कि वो कोई ना कोई केस पकड़ेंगे, उसकी करोड़ों रुपए फीस लेंगे और वो करोड़ों रुपए कमाने हैं। उस चक्कर में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी फेवर करते दिखाई देते हैं, एप्लीकेशन स्वीकार कर लेते हैं। अगर याचिका स्वीकार हो गई, 2, 4, 10 उसमें डेट लगेंगी, साल भर किस्सा खिंचेगा और तब तक जनता को जो झूठ बोला गया होता है लोग भूल जाते हैं। लेकिन धारा 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है फैसला करते समय, ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो हर बात वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि हम तो मोदी सरकार कुछ भी फैसला कर ले, हम नहीं करने देंगे। तो सवाल यह भी उठता है कि संसद ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट? और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हमेशा इस बात को कहते रहे हैं, यहां तक कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कहते रहे हैं कि देश की संसद सर्व से ऊपर है, देश की संसद सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें लोक माने जनता, वी द पीपल, वो सबसे ऊपर हैं। और जब हमारे चुने हुए नुमाइंदे संसद में बैठे हैं, उन्होंने कोई कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको चुनौती कैसे दे सकता है? यह एप्लीकेशन स्वीकार करना ही गलत है मेरे हिसाब से। भले ही 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फेवर में दिया है, केंद्र सरकार के फेवर में दिया है, टिप्पणी भी बहुत अच्छी की है, कुछ लोग इसको ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, कानून के जानकार कह रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है, इसके बाद कोई भी ऐसा फैसला जब केंद्र सरकार लेगी जो देश हित में होगा, शायद अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो या कांग्रेस हो या ये देश का विपक्ष या अलगाववादी ताकतें या एनजीओ चलाने वाले ऐसे लोग जो देश विरोधी एक्टिविटी करते हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि वो तो मोदी सरकार को चुनौती देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन क्या अब इस पर एक ऐसा भी कानून लाने की जरूरत है या ये संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को खुद से ले लेना चाहिए कि जब उनके पास लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, तो जब अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर ही दी है कि हर संसद से पास हुए बात को, आप बिल को, सरकार के काम को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं जो सही नहीं है, तो क्या अगली बार हम ये माने कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं,
अगर कोई अब देश के हित में लिए गए फैसले होंगे अगर सरकार के, उसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी? देखने की बात होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको बता दूं कितने मौके ऐसे आए हैं कि जब मोदी सरकार ने कोई फैसला लिया और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी चला। हालांकि जैसा मैं कह रहा हूं कि जब सदन से कोई पास हुआ बिल है, कोई कानून बन गया है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इस एंगल से मैं देखता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई की, फिर अपना फैसला दे दिया, इनको तसल्ली हो गई कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अब क्या करें, कोई रास्ता तो है नहीं। आपको बताएं कि किस तरह से मोदी सरकार को काम नहीं करने दे रहा है ये विपक्ष, किस तरह से अड़ंगे अटका रहा है, किस तरह से ये देश के अंदर एक विरोधी माहौल तैयार कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने तो इस फैसले को ये कह दिया, हमारे लिए तो ये फैसला फांसी जैसा है। पहली बात, मुझे आश्चर्य हुआ है गुलाम नबी आजाद के बयान पर, जो ये भी अलगाववादी नेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ये फैसला ठीक नहीं आया है। क्यों भाई? धारा 370 दोबारा लगा दें, फिर से इसको पाकिस्तान में मिला दें, ये चाहते हो क्या? सीधा सीधा बोलना चाहिए ना कि क्या आप कश्मीर को वापस से पाकिस्तान में मिलाना चाहते हो? तो हम मिलाने देंगे क्या? इस देश का जो बहुसंख्यक है, जो इस देश के राष्ट्रवादी लोग हैं, क्या वो मूर्ख समझ रखे हैं क्या? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो कांग्रेस और ये कपिल सिब्बल या ये गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, ये जो धारा 370 के पक्ष में लोग हैं, सोचिए इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन किसी भी SC ST OBC यानी किसी दलित को या आदिवासी को या OBC को कश्मीर के अंदर आरक्षण नहीं मिल रहा था। सरकारी नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं, चुनाव व्यवस्था में कोई आरक्षण नहीं, ग्राम सभा में कोई आरक्षण नहीं, विधायक वहां कोई नहीं बन सकता, और एक छत्र राज केवल और केवल मुट्ठी भर लोगों का चलेगा। हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया, वापस बसाने की कोई बात नहीं। इतना बड़ा षड्यंत्र। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। आप देखिए, ईडी का केस आया, ईडी का डायरेक्टर कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अरे भाई, सरकार ने कुछ तय किया है लेकिन आप उसे चुनौती देंगे। नोटबंदी हुई, उसको चुनौती दे दी। राफेल डील हुई, उसको चुनौती दे दी। कृषि बिल आया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। जीएसटी आया, जीएसटी गलत कर दिया मोदी ने, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया कि पेगासस में जो चीजें खुल रही हैं, साहब हमारे फोन में जासूसी हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने कहा, राहुल गांधी जी अपना फोन जमा कराइए, आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। उन झूठ बोलने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया और एक लंबी बहस चली, शक का माहौल पैदा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। राम मंदिर को लटका के रखा गया। CAA का फैसला मोदी सरकार ने लिया तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। UAPA लगाया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अब आप देखिए, गुजरात राइट्स हुए, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जबकि SIT मोदी को क्लीन चिट दे चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वृंदा करात जैसे लोग उसमें हैं, क्योंकि उसके अंदर NGO चलाने वाले ऐसे लोग हैं जिनके नाम बड़े बड़े हैं, तो वो रात को भी कोर्ट खुलवा देते हैं, छुट्टी के दिन भी कोर्ट खुलवा देते हैं। तो मोदी को चुनौती। इसी तरह आप देखें, EVM को चुनौती। अभी फिर से EVM का मुद्दा उठाया है, साहब हम तो बैलेट से वोट डालेंगे, EVM में गड़बड़ी होती है, EVM हैक हो गई। कोई एक्सपर्ट आ रहे हैं, जबकि पहले केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका। लेकिन ये मूढ़ बुद्धि की तरह ये देश का विपक्ष कैसी बातें करता है। मतलब भाई, मैं कहता हूं आप बैलगाड़ी से चलना शुरू कर दो, कार छोड़ दो, मोबाइल फोन यूज करना छोड़ दो, कंप्यूटर यूज करना छोड़ दो, क्योंकि आपको तो पुराने जमाने में जाना है। ये दलील रखते हैं कि साहब दुनिया के कई देशों में बैलेट से होता है, तो दुनिया के जिन देशों में बैलेट से होता है वहां वोट का सिस्टम पता है आपको? वहां लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती, वहां बूथ कैप्चरिंग नहीं होती, वहां रातों को नोट नहीं बंटते हैं, वहां राष्ट्रपति का चुनाव जैसी जगह होता है उसके बाद सरकार बनती है। फिर यहां आधार कार्ड को चुनौती दे दी गई, ट्रिपल तलाक को चुनौती दे दी गई, सेंट्रल विस्टा बन रहा है देश की संसद, उसको यह बता दिया गया कि वो मोदी का घर बन रहा है, उसको चुनौती दे दी। PMLA एक्ट को चुनौती दे दी, और दिल्ली सरकार का जो अधिनियम आपको याद होगा उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। इन सब केसों में विपक्ष ने तय कर रखा है कि मोदी जो भी करेंगे हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है
कि जो उन्होंने आज टिप्पणी की है धारा 370 का फैसला देते समय, क्या अगली बार अगर इनमें से कोई फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, विपक्षी पार्टी का नेता या कोई एनजीओ के नाम पर देश विरोधी ताकत, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको अटेंड करेगी या कहेगी कि आप जाइए, ये संसद का लिया हुआ फैसला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना तो टिप्पणी करेगी और ना आपके केस को स्वीकार करेगी, यानी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार ही नहीं की जाए। ये देश की आवाज है। देखना होगा अगली बार सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। लेकिन धारा 370 पे तो करारा तमाचा विपक्ष को लगा है, अलगाववादी ताकतों को लगा है, और एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है, जिसको लेकर अलगाववादी ताकतों में बौखलाहट है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बौखलाए हुए हैं। अब देश के अंदर खुशी है और कश्मीर में और जम्मू में लोग खुशी मना रहे हैं कि कम से कम अब आगे का रास्ता क्लियर होता है, और अब जब चुनाव होगा तो राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और इसमें हिंदुओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो व्यवस्था मोदी सरकार ने की है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।